वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। एक बार फिर यही सवाल, धरना 2014 क्यों हुआ? क्या उसके पीछे कोई और अवामिल थे? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। जावेद हाशमी ने तोपों का रुख इमरान खान, फौज और अदलिया की तरफ कर दिया। जुडिशल मार्शल लॉ का इल्जाम, हकीकत या फसाना? MQM पाकिस्तान का कराची में पहला जलसा कितना कामयाब रहा? दोबारा से MQM की जितनी सीटें थी उससे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे और साबित करेंगे कि MQM का मैंडेट तस्लीम नहीं हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में कदम जमाने की कोशिशें तेज कर दी। मैं ये कहता हूँ कि कराची की जो गंदगी है, जो पानी के मसले हैं, इसके लिए कराची की आवाम को निकलना चाहिए। MQM के लिए नई मुश्किल। सानह 12 मई के मंसूबा साजों में फारूक सत्तार का नाम भी शामिल। क्या सारी कश्मकश सिर्फ कराची का इंतखाबी मैंडेट हासिल करने के लिए है? पूछेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर मियां अतीक से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी से और दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर फारूक हमीद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। एक बार फिर धरना 2014 जेर बहस है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जावेद हाशमी एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। एक बार 2014 का जो धरना है उसको दोबारा जेर बहस बना दिया है। जावेद हाशमी ने धरने के दौरान भी इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान को फ़ौज के चंद हलकों की जानिब से जो हेल्प का या मुआवनत का या मुदाखलत का एक यकीन दिलाया गया था और एम्पायर का मतलब फ़ौज की क़यादत थी। इस बार जावेद हाशमी ने एम्पायर अदलिया को करार दिया है और कहा है कि धरने के दौरान इमरान खान ने जुडिशल मार्शल लॉ लगने का कहा था। हमारे साथ चंद रोज़ कबल भी जावेद हाशमी साहब मौजूद थे, उन्होंने इल्ज़ाम दोहराया था। दीगर प्रोग्राम्स में भी जाकर वो यही बात करते रहे, जिसका जवाब एक सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया गया है और इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है जनरल तारिक खान से। अगरचे ऑफिशियली उनकी तरफ से नहीं आया है मगर कोई भी नहीं आई है। इस बयान में ये कहा गया है कि हाल ही में जावेद हाशमी नामी एक सियासतदान ने मुझे दौरान सर्विस किसी किस्म की बगावत की मनसूबाबंदी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम दिया है। अगर ये सिर्फ मेरी ज़ात का मामला होता तो मैं इस मामले को खुद ही रफा दफा होने का इंतज़ार करता, जैसा कि इस तरह की अहमकाना बातें हमेशा होती हैं। लेकिन इस सारे मामले का ताल्लुक़ एक पूरे इदारे से है और इन बयानात का मकसद ना सिर्फ आर्मी की लीडरशिप को बल्कि आर्मी को अवाम की नज़रों में गिराना है। इसलिए मैं जवाब देने की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मैंने मुताल्लिका हुकाम से पहले ही कहा है कि वो बाकायदा तरीक़े से सरकारी तौर पर इस मामले से निपटें और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो ऐसा करेंगे। ये कह देना काफ़ी होगा कि जो शख्स मेहरान स्कैंडल में मुलव्विस रहा हो और फ़ौज को बदनाम करने के इल्ज़ाम में गद्दारी केस में जेल में सज़ा काट चुका हो, वो अपनी आदत से मजबूर है और अपने ज़ाती किरदार की पस्ती की बुनियाद पर ऐसा कर रहा है। अपने मशकूक इखलाकी मकाम के बायस वो ऐसे फ़ैसले सुना रहा है। सख्त तनकीद जावेद हाशमी साहब पर सिर्फ इस बयान में ही नहीं बल्कि PTI की लीडरशिप समेत PTI भी इस वक्त जावेद हाशमी साहब पे भरपूर तरीके से तनकीद कर रही है। जावेद हाशमी साहब ने एक मुनाजरे का चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब को। हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। पहले हम सुनते हैं जावेद हाशमी साहब ने कहा क्या। ये अभी कुछ दिन पहले ही वाज ऑन माय शो, लेट्स लिसन टू हिम। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा। ठीक, ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे, तसद्दुक जिलानी जो दूसरे आएंगे वो ये डिसॉल्व कर देंगे। तो इससे मार्शल लॉ होगा, मार्शल लॉ नहीं होगा। कोर्ट की अदालत सुप्रीम कोर्ट की 3 महीने के लिए वो मुल्क को संभाल लेंगे और वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन करा देंगे। कोई और जीत नहीं सकेगा, हम ही जीतेंगे। ये उनके अपने अल्फाज थे। फवाद चौधरी साहब, इसके अलावा भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जावेद हाशमी साहब के। कोई जवाब क्या हम सिर्फ ये दे सकते हैं कि दिमाग की खराबी है या कोई और भी इसकी वजह हो सकती है?
नहीं, इसकी वजह जो है, पहली बात तो यह है कि दिमाग की ख़राबी नहीं है, दिमाग की तेज़ी है। वो जो बुनियादी तौर के ऊपर जावेद हाशमी साहब, जो लोग मुल्तान की सियासत को जानते हैं और जो लोग मुल्तान की सियासत को समझते हैं, उनको पता है कि जावेद हाशमी साहब बुनियादी तौर के ऊपर अपनी बेटी के लिए PMLN के टिकट में इंटरेस्टेड हैं। और इस वक्त जो ये गुफ्तगू है वो उनका मकसद ये है कि जो PMLN की लीडरशिप की तवज्जो हासिल कर सकें। और जाहिर है कि जो बाकी मदद जो है वो मीडिया ने उनकी की है। और PMLN की लीडरशिप जो है वो बाकी साद रफ़ीक साहब ने उस वक़्त, आप जब धरना कवर कर रहे थे और हम लोग भी सारे बड़े कीनली और क्लोज देख रहे थे, हमें पता है कि साद रफ़ीक साहब का उस वक़्त गैंग था जिन्होंने इनको जावेद हाशमी साहब को मैनेज किया था PMLN के लिए। उसके बाद से थोड़ी देर जो है वो उस वक़्त तो मैनेज हो गए, ज़रूरत हुई, बाद में अब थोड़ी सारी ज़रूरत कम हुई है। लेकिन अब चूँकि आगे इलेक्शन आने हैं तो जावेद हाशमी साहब ने ज़रूरी समझा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तवज्जो दोबारा अपनी तरफ जो है मबज़ूल कराई जाए, और उसी का हिस्सा है ये जो बातें उन्होंने की। ये इंटरेस्टिंग बात आप करें, टाइमिंग यकीनन अहम है, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन आने वाले हैं। बट क्या इस वक्त PMLN को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है ये बयान? क्या PMLN चाहती है कि ये खबरें फैले, एक दफ़ा दोबारा फ़ौज के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएं, जुडिशरी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जबकि अगरचे इस मौके पे आके लगता है कि वो एक बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं? क्यों चाहेगी PMLN कि एक दफ़ा दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए? PMLN का पहली बात तो यह है कि फ़ौज के बारे में ख्यालात जो है वो कोई ढके छुपे नहीं हैं। वो जिस तरह की फ़ौज चाहते हैं या जिस तरह से एक फ़ौज को चलाना चाहते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी भी जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि किस तरह की फ़ौज PMLN जो है वो तसव्वुर करती है और किस तरह की फ़ौज चाहती है। यहाँ पर जो जावेद हाशमी साहब का, मैं ज़रूरी ये नहीं समझता कि PMLN ने ये लफ्ज़ भी क्राफ्ट करके जावेद हाशमी साहब को दिए हों, क्योंकि मुझे जो पर्सनली अफसोस है वो दो जो लोग हैं, जनरल, एक तो चीफ जस्टिस जनाब नासिरुल मलिक साहब और दूसरा ये जनरल तारिक साहब। जनरल तारिक साहब का जो लोग भी कोर कमांडर्स की मीटिंग्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, इल्म रखते हैं, जनरल तारिक उन लोगों में थे जो कि मार्शल लॉ के शदीद मुखालिफ थे और वो कह रहे थे कि नहीं लगाना चाहिए। और नासिरुल मुल्क साहब को अगर आप जानते हैं तो वो पाकिस्तान के चंद उन जजेस में से हैं जिनके ऊपर सियासी होने का इल्ज़ाम लगाना ही एक बिल्कुल हमाकत वाली बात है। तसद्दुक जलानी साहब भी और नासिरुल मुल्क साहब भी, दोनों को बिल्कुल जो है वो, कोई भी जो बंदा वकील है, आप किसी से भी पूछ लें और आपको ये गवाही देंगे कि दोनों जजेस जो हैं वो किस किस्म के जजेस थे। तो ये जो जावेद हाशमी साहब ने बेसिकली अपने 2 किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िब्ह करने का जो एक मौक़िफ़ लिया है, उसका नुकसान होगा जावेद हाशमी साहब को भी हुआ है, हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून को भी होगा। साद रफ़ीक जैसा जो एलिमेंट है जो उनको इनकरेज करता है इस तरह की बातें करने के लिए। बड़ी अहम इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अगर इसी पर हम आ जाएं ब्रिगेडियर साहब, 2 शख्सियत का नाम लिया, तीसरी शख्सियत फिर आर्मी चीफ की भी बनेगी, और हकीकत ये है कि इस तमाम एक्सरसाइज का रिजल्ट ये निकला कि मार्शल लॉ नहीं लगा। तो जावेद हाशमी साहब का इल्ज़ाम ये है कि एक फेल्ड एक्सरसाइज थी इन ऑफिसर्स की तरफ से, जिसमें वो जनरल तारिक का नाम ले रहे हैं, जिसमें वो चीफ जस्टिस का नाम ले रहे हैं, और फिर उसमें शायद आर्मी चीफ की तरफ भी इंदिया दे रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। सर नाम आप बता सकेंगे? उस वक्त तो एक जनरल तारिक थे, ठीक, जेलम के पैवान के थे, इसी तरीके से फिर जनरल ज़हीर थे, तो उस वक्त नाम थे ये, लेकिन मैंने तो बराह रास्त उनसे भी नहीं सुना। ये मुझे इमरान खान ने खुद बताया, मुझे नहीं बताया, पूरी पार्टी कोर कमेटी के अंदर बताया। सो ब्रिगेडियर साहब, अंडरस्टैंडिंग ये थी जावेद हाशमी की कि इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं बगावत में। योर कमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दरअसल जावेद हाशमी साहब का तो अपना जो, वो तो खुद अपने आप को कहते हैं कि वो तो खुद बागी है, बाद में PTA वालों ने उनका नाम दागी भी रख दिया। अगर आप उनका पॉलिटिकल पास देखें तो वो एक अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी और जिसको कहते हैं ना कि उनकी बड़ी अनबैलेंस पर्सनालिटी हमेशा सामने रही है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में एक मेरा ख्याल फ़ौज को भी उकसाने की कोशिश की थी। तो ये लोगों के दिनों में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ एक्चुअली जेल में थे वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में,
he was in jail, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ। वो जो जेल, बिल्कुल वो जेल में थे। वो जो सारा जो केस हुआ था, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करूँ, 2014 में पीटीआई का एक जेन्युइन रीजन था जिसपे उन्होंने अपना वो धरना और लॉन्ग मार्च किया था इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ। पाकिस्तान अवामी तहरीक का जेन्युइन रीजन था क्योंकि उनके 14 कारकुन जो है उनको शहीद किया गया था, और बिल्कुल वो एक बड़े जज्बे के साथ और बहुत गुस्से में ये दोनों पार्टी जो है इस्लामाबाद गई थी। मेरी नज़र में एक्चुअली फौज ने तो इनको नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बचाया था। जनरल राहील शरीफ और डीजी आईएसआई से उनको तो कहा गया था कि खास जनरल राहील शरीफ को कि जनाब आप बीच में इंटरवीन करें और फैसिलिटेट करें कि मामला जो है कोई किसी तरह ठीक हो जाए। यही वजह है कि इमरान खान और डॉक्टर कादरी साहब दोनों जनरल राहील शरीफ को मिले, जिसमें डीजी आईएसआई भी मौजूद थे। तो उसके बाद आप देखें हालात जो है वो फिर बेहतरी की तरफ गए। तो ये क्या, दूसरी एक तो ये बात है, दूसरा ये कि देखें फौज में ये कभी नहीं आज तक माजी में हमारी पाकिस्तान आर्मी की जो रवायत है, ट्रेडिशन है, द वे इट इज ऑर्गेनाइज, कि कोई एक जनरल हो, कोई दो जनरल हो, चाहे सर्विंग हो, कि वो जनाब अपना सिविलियन मामलात में मूवमेंट्स को बैक करें, मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज कराएं, उनको एक स्क्रिप्ट लिख के दें। ये पाकिस्तानी फौज की रवायत नहीं है, ये नहीं है। और यही वजह है कि जब भी कोई लोगों ने कोशिश की है बीच में कोई छोटी मोटी ये मिडिल रैंकिंग ऑफिसर में, जिसमें एक दो दफ़ा जनरल भी इन्वॉल्व थे, कि वो कोई कूक करें या कोई ऐसा करें, वो हमेशा क्रश कर दिए गए, लोग पकड़े गए। ये पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी तब्दीली आती है, मिलिट्री टेक ओवर होता है, कोई बीच के लोग हों जी, कोई बीच के लोग हों जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कराई हो, क्योंकि जावेद हाशमी से क्लियरली कि मैंने डायरेक्ट नहीं सुनी कोई बात जनरल तारिक से, मुझे बीच में लोगों ने ये बात कही। देखिए अब वो जावेद हाशमी साहब, राहील शरीफ साहब ने इंटरवीन किया था, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने डिनाई किया कि हमने फौज को कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी इसके सालसी के लिए। और फिर आपको याद होगा ISPR ने ट्वीट किया और कहा कि नहीं हमने तो प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर जो है वो किया है, वो भी आपको याद है। लेकिन फरिया जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ याद है, मैं भी दिलवाऊंगा जी, क्यों जावेद हाशमी साहब ने ये टाइम चुना। मैं समझता हूँ कि एक तो जारी बात है जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, PMLN की तरफ उनकी नजरें हैं, ये इलेक्शन साल भी हो सकता है, अगले साल भी। देखिए मैं क्रेडिट देता हूँ PMLN की मीडिया सेल को। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में पैनिक है कि 4 जनवरी से पनामा लीक्स का बेंच है जो बड़ा सख्त बेंच हमें नजर आ रहा है, और दूसरा 7 जनवरी को डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट है उसका जो एक्सटेंशन वाला 1 महीने का पीरियड है वो खत्म हो रहा है, वो रिपोर्ट भी आ रही है। तो एक्चुअली जावेद हाशमी साहब के जरिए PMLN ने जुडिशरी को भी मैसेज दिया है, फौज को भी मैसेज दिया है। वो ये चाहते हैं कि पनामा लीक्स में किसी तरह उनका मामला ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि डॉन लीक्स में जिस तरह आप फवाद चौधरी साहब, बड़ी अहम बात है, आप दोनों ये कह रहे हैं कि जावेद हाशमी साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो PMLN के कहने पे कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वक्फे पे जा रहे हैं, अगर तो आप कहें तो अभी बात कर लेंगे, वक्फे पे आके आप गो टू अ क्विक ब्रेक। एंड मियां अतीक कह रहे हैं कि उनके पास भी कुछ है धरना 2014 की। वी विल लिसन टू दैट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले टाइमिंग जावेद हाशमी साहब के बयान की, ख़ास तौर पे जब एक अहम केस इस वक्त जुडिशरी के पास मौजूद है तो जुडिशरी पर अटैक करना और फिर फौज के ऊपर अटैक करना, अंडरस्टैंडिंग ये है। मगर जावेद हाशमी साहब क्या वही बात कह रहे हैं जो वो 2 साल पहले भी कह रहे थे? मियां अतीक, यू वांट टू हाईलाइट? जी जी जी, देखिए पहली बात तो ये, इसमें कोई शक की बात नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि आज अगर वो ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब उन्होंने कल दिया। उन्होंने कहा कि ये बात मैंने 2 साल पहले भी यही कही थी, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुतअद्दिद बार उस वक्त में मैं ये बात कहता रहा हूं। फिर यह पहली चीज तो ये है कि मैं कोई उनका नुमाइंदा या उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना ही मैं PMLN का। चौधरी का है जी, मैं कि जनरल तारिक इन पर्टिकुलर उनके पर इल्जाम लगाना, जबकि वो मार्शल लॉ के खिलाफ थे, उस वक्त की लीडरशिप ने ये साबित किया कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। देखिए बात समझिएगा, उस वक्त को अगर हम याद करें और उस वक्त की क्लिप्स आप निकालिए, उस वक्त की खबरें निकालिए कि धरने में एक दूसरे से क्या बातें की जाती थी, और खास तौर पर मैं दोनों का कहूंगा, इमरान खान साहब ने भी और ताहिरुल कादरी साहब ने भी। ये बात है सितंबर की, अक्टूबर की। अक्टूबर में एक स्टेज आई कि शाम को इमरान साहब की कोई मुलाकात रखी गई, या सुनने में आया कि जी मुलाकात होगी, हुई भी। उसमें जाने से पहले उन्होंने क्या कहा कि मैं आकर खुशखबरी दूंगा
तो कोई खुशखबरी देना चाह रहे थे ना, वो खुशखबरी उन हालात में क्या थी। इसी तरह ताहिरुल कादरी साहब अपने जो शुरका थे वहां पर इसके धरने के, उनसे खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब और जोश खिताबत में उन्होंने क्या कहा कि जनाब हम मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आई एम सॉरी, मैं उनकी पैरोडी नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत में जो ये उस दिन कहा, हम भी सब कुछ देखने लग गए कि यार किस चीज की मुबारकबाद हो रही है, आखिर होने क्या जा रहा है। फरिया सिर्फ बात जो थी ये उन्हें लोगों का मोमेंटम रखना था, लोगों को बुलाना था, उनके हौसले रखने थे, तो उनका प्लान तो यही था कि हुकूमत उन्होंने क्या एक परसेप्शन क्रिएट किया कि हमारे पीछे एक पावर है। वो कौन सी पावर है, अब ये मेरी सोच अपनी है, कोई और सोच सकता है। मैं एक और चीज कह दूं, मुझसे अक्सर कहा गया दौराने ये जब धरना हो रहे थे दोनों कि जनाब मियां साहब क्या होने जा रहा है, मुझसे पूछा जाता था कि जरा बताएं तो सही। एक दिन मुझे बड़ा आज भी याद है, ये भी संडे का दिन था। उस दिन सुबह मॉर्निंग में कुछ हमारे जो कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई, ये बड़ी समझने की बात है, और एकदम दोपहर में मुझे कॉल आई और मुझसे पूछा गया कि जनाब ये मियां साहब ये क्या हो रहा है, सुना है आज जो है ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। आई सेड जी मेरे नॉलेज में तो नहीं है, कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और वजह क्या थी जरा सुनिएगा, उसी दिन शाम को तमाम कोर कमांडर्स की मीटिंग रखी गई और इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि कतई तौर पर फौज का कोई ऐसा काम नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये जो जावेद हाशमी साहब तो कह रहे हैं, यहां पीटीआई का और ताहिरुल कादरी साहब का बहुत बड़ा जवाब बनता है कि वो सामने आए और कौम को आकर ये वजाहत दे कि क्यों ऐसा परसेप्शन उस वक्त में क्रिएट किया गया। और दूसरी बात यह है, अगर वाकई में कोई ऐसे लोग हैं, चाहे उनका किसी इदारे से ताल्लुक है या अदलिया से ताल्लुक है, तो उनका जरूर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पॉइंट ये है फवाद चौधरी साहब, कुछ तो वहां पे उस वक्त अनहोनियां हो रही थी जो कि मिस्टीरियस डेवलपमेंट के लिए परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस ताहिरुल कादरी साहब का आना, शुरू में कहना कि हम अलग ही रहेंगे, फिर उस वक्त स्पेक्युलेट किया गया कि इकट्ठे हो जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाना, और बीच में बहुत सारे मामलात ऐसे हुए जिनको पहले से प्रेडिक्ट किया जाता था और फिर वो हो जाते थे। और ये बात भी सच है कि परसेप्शन यकीनन ये था, चाहे हुकूमती हलकों ने फैलाया या किसी और ने फैलाया या खुद पीटीआई ने फैलाया, उनके कुछ मेंबर्स ने, कि कोई और ताकत ज़रूर है इनके पीछे। इज दैट करेक्ट? ये परसेप्शन जरूर था और हो सकता है जावेद हाशमी आज उस परसेप्शन की बेस पे बात कर रहे हो। अच्छा, फिर यार पहली बात तो ये है कि जो है ये तो धरने में साजिश तो जो है वो अब अगर थी तो अब हो गई है, ख़त्म हो गई, नाकाम हो गई। अब तो पनामा पेपर्स परसों केस लगा हुआ है। अतीक भाई जो हैं वो हमारे तो दोस्त हैं, मैं तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कराची को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम पिछले साल इल्ताफ़ हुसैन साहब से जान छूट गई, उनकी भी जान छूट गई और एमकेएम की भी जान छूट गई और कराची की भी जान छूट गई, आज़ादी आ गई, कुछ एक तो बेहतरी हो गई, वो कबूल करें, सबकी जान छूट किया करते थे। हाँ जी, हम तो बड़ा शुक्र किया सब हमने सभी से जो है वो ये किया है कि अच्छा जान छुट्टी, अब आगे चलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, क्या किसी मौके पर अल्ताफ हुसैन साहब ने आपसे राब्ता किया? वो कह रहे हैं आपसे राब्ता करते थे। अल्ताफ हुसैन साहब से फोन पे बात हुई थी, बस उन्होंने वही, वो आपको पता ही है उन्होंने क्या बातें की थी। फ्रिया मैंने तो आपको सुनाया था जो फोन आया था, बहरहाल वो तो एक अलग बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहरहाल पूरा वो तो कराची का मुबारक है, अब वो तो हो गया, अब उसको वो लकीर रह गई, अब लकीर हम पीट रहे हैं, उसका क्या फायदा। ये है कि मैं सिर्फ आपको बता दूं, ये बात सही है कि इस बहस को दोबारा जेरे बहस किया जा रहा है, बात सही है। जावेद हाशमी साहब का मैंने आपको बता दिया, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना। जावेद हाशमी साहब बेचारे अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी लीडर नहीं है, उनको इतना पूरा घंटा देने की क्या जरूरत है। मैं आपको बल्कि प्रोग्राम में बसातत से ये बता दूं कि सुबह इंशाल्लाह जो पीटीआई है वो नई एविडेंस जमा करवा रही है पनामा पेपर्स में, जो लंदन से आई है, और परसों जो है वो उसके ऊपर जो है हमें उम्मीद है कि वो उस पर बहस जो है वो दोबारा शुरू होगी। अब बहुत बड़ा बेंच बना है, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि उससे भी जाहिर है घबराहट है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हलकों में। तो ये जावेद हाशमी साहब जैसे ये जो शुरलियाँ पटाखे छोटे मोटे चलेंगे, कल इंशाल्लाह ताला एक बड़ा दिन होगा। 3 बजे इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उससे पहले इंशाल्लाह
हम सुप्रीम कोर्ट में नई एविडेंस जो है, नई शहादतें जो है वो जमा करा रहे हैं, जो बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि जो छोटा मोटा, वैसे तो अब तक भी क्लियर हो गया मामला, लेकिन ये जो छोटा मोटा रह गया मामला ये भी इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा। Pertaining to what? कुछ आप उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि क्या शहादतें आई हैं? आपने कहा लंदन से शहादतें आई हैं। Pertaining to एक ही इशू है ना कि जो अपार्टमेंट्स हैं वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान, नवाज शरीफ साहब की मलकियत है और नवाज शरीफ साहब के बच्चों की मलकियत है। उसमें जो पहले भी जो शहादतें मौजूद हैं वो भी बड़ी कंक्लूसिव हैं और मेनली तो PMLN ने, जो नवाज शरीफ साहब ने, PMLN तो नहीं कहना चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने साबित करना था कि उनका जो है वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब जो मज़ीद शहादतें आई हैं वहाँ से वो बिल्कुल वाज़े कर देंगी कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब की ओनरशिप है 1993 ऑनवर्ड उन अपार्टमेंट्स के ऊपर, और यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर बात हो रही है। तो अब हमें लग रहा है कि ये केस इंशाल्लाह बिल्कुल ओपन एंड शट केस हो जाएगा। हमने बहैसियत एक सियासी जमात के उससे बहुत आगे जो कर जाके काम किया है, जो कि एक तवक्को की जा सकती थी हमसे, क्योंकि फ्रेंकली हमारा ज़ाती केस नहीं है, इमरान खान का ज़ाती केस नहीं है, ये इमरान खान का उतना ही है जितना कि फरिया का केस है या मेरा केस है या हम सब लोगों का केस है, उतना ही केस है वो जितना कि वो इमरान खान का है। लेकिन बहुत PTI ने आगे जाके इसमें किया है और परसों से जो बेंच शेयरिंग शुरू कर रहा है उसके ऊपर अब तमाम जो है वो नज़रें होंगी। वो जो धरना था वो इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात के लिए था, ये जो केस है ये बुनियादी गवर्नेंस के निज़ाम में और टॉप से अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम में इस्लाहात के लिए है। वो अपनी जगह के ऊपर उसकी दोनों दफ़ा आपने प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा। विल टेक अ ब्रेक, फिर उसके बाद कुछ करेंगे कराची की भी, पैनामा लीक्स यकीनन उसका मामला भी जारी है। अहम खबर दी है फवाद चौधरी साहब ने कि कल PTI नई एविडेंस जमा करवाने जा रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इमरान खान साहब की, सो वी विल बी हेयरिंग ऑन दैट। लेकिन मीनवाइल कराची में भी डेवलपमेंट हो रही है। एक जलसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है, किस हद तक कामयाब हुआ। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट। एंड वेलकम बैक। कराची में तब्दीली कौन लेकर आएगा? कंपटीशन नजर आ रहा है। पिछले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रॉमिस ज़रूर दिखाया था, बड़ा अच्छी किस्म की उनकी प्रॉमिसिंग नंबर्स में वोट्स उनको मिले थे, मगर उसके बाद बलदियाती इंतखाबात में ये ट्रेंड हमें ख़त्म होता हुआ नजर आया। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ टुकड़ों में हमें नजर आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इंतशार का भी शिकार नजर आ रही है। तो फिर कराची के मसाइल कौन हल करेगा? लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। इमरान खान 2017 को इलेक्शन का साल करार दे चुके हैं, इलेक्शन इस साल हो या 2018 में, मगर तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। MQM लंदन की कराची पर इजारादारी खत्म होने के बाद तमाम सियासी जमातों की निगाहें कराची के इंतखाबी मैंडेट पर लगी हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची के बाद हैदराबाद में जलसा किया तो MQM पाकिस्तान ने भी कराची के नश्तर पार्क में एक बड़ा जलसा करके अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया है और कराची के मसाइल के हल के लिए आवाज उठाई है। तहरीक इंसाफ 2013 के इंतखाबात में कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन के सामने आई थी, मगर तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज पंजाब ही बना रहा। कराची को नजरअंदाज करने की वजह से शहर में तहरीक इंसाफ के वोटर्स मायूस हुए, मगर लगता है अब तहरीक इंसाफ को कराची की सियासी अहमियत का एहसास हो गया है। इमरान खान ने कराची का 3 रोजा दौरा किया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों में जोशो खरोश पैदा हुआ है। कराची के अवाम अगले इंतखाबात में किस जमात को वोट देंगे ये तो वक्त ही बताएगा, मगर कराची के मैंडेट के लिए सियासी जमातों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। फवाद चौधरी साहब, आप ही का तज्जिया दोहरा देती हूँ। आपने कहा PTI को रिवाइवल मिलेगा कराची से, अब क्या थोड़ी सी देर नहीं हो गई कराची पे फोकस करने के लिए? रिवाइवल करने के लिए जो है वो देर ही नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जब इमरान खान कराची गए हैं, पहली बात तो यह है कि देखिए कराची में नेशनल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, चाहे वो PTI करे, PMLN करे, पीपल्स पार्टी करे। कराची एक बहुत बड़ा जो है वो एक कह ले बिल्कुल होनी चाहिए सर, बड़े आपने अहम बात की, पूरे पाकिस्तान में नेशनल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में कभी भी नेशनल पॉलिटिक्स नहीं हुई। लेकिन जो बेस्ट चीज हुई है, देखिए वो क्यों नहीं हो रही थी, जिस तरह से आपने नार्कोस देखा है, जैसे वो वहां पे कोलंबिया में जो कार्टेल थे जिस तरह से वो हाईजैक करते थे। अब आप देखें ना, जो PTI के लोग हैं, अगर आगे से क्लाशनकोफों वाले लोग आए गए हुए हैं, वो उन्होंने लोगों को मार ही देना है,
भत्ते हो रहे हैं, फलाने का साउथ अफ्रीका से आके किसी ने मार दिया है, किसी ने फलाने से, तो फिर तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जब तक एक सिक्योरिटी नहीं हो, एक मिनिमम सिक्योरिटी नहीं हो, तो पॉलिटिक्स कैसे हो? मतलब पिछला जो इलेक्शन है हर एक को पता है कराची में कैसे हुआ। पीटीआई वो इलेक्शन जीती हुई थी, ठप्पे लगा के लोगों को पकड़ के गिरफ्तार। फारूक सत्तार कैसे इलेक्शन जीत सकते थे वहां पे? सबको पता है फारूक सत्तार इलेक्शन हारे हुए थे, सबको पता है ये जो सारे टॉप लीडर्स हैं ये एमकेएम के, ये इलेक्शन हारे हुए थे, ठप्पे लगा के इलेक्शन जीत गए। अब वहां पर एक सिक्योरिटी बहाल हुई है और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये सिक्योरिटी जो है, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे ये, और जो फौज ने, एंड स्पेशली क्रेडिट गोज टू जनरल नवीद मुख्तार और जनरल बिलाल जिन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त काम वहाँ पे किया, और जनरल राहील शरीफ को ना कहना बड़ी ज़्यादती होगी जिन्होंने जिस तरीके से ये काम मैंने कहा शायद वो रिटायर हो गए हैं तो आपने उनका नाम नहीं मेंशन किया, बट गुड दैट यू एडेड दैट। बट दिस वाज सेट इन अ लाइट। लेट मी ब्रिंग ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि इस वक्त असल मसला सिक्योरिटी का है कराची में। कितना हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये सिक्योर एनवायरनमेंट वक्ती नहीं है और ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये बात तो सही है कि अभी आप कराची 100% सिक्योर तो नहीं हुआ है, और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो है उनके अभी भी वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी पॉकेट्स हैं वहाँ पे कराची में जो कि टोटली एलिमिनेट नहीं हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो लोग टारगेट किलर ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो अब अपने कन्फेशंस में वो बाकायदा कोर्ट के सामने अब उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो कि जिसको हम कहते हैं ना सो कॉल्ड फारूक सत्तार साहब का नाम ले दिया उन्होंने। देखिए, मुझे जरा मौका दें क्योंकि मैं बड़ी देर बैठा रहा हूँ, जरा मुझे थोड़ा मौका दें बोलने के लिए। अब फारूक सत्तार साहब का नाम लिया गया है 12 मई के हवाले से, वसीम अख्तर साहब का नाम है 12 मई के हवाले से, फिर वो रहमान भोला जो है वो हमाद सिद्दीकी और ये और इस तरह। तो एमक्यूएम की जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान वाली, ये एक इन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ठीक है ना जी। एक तो ये तो कराची के आवाम जो है वो उनको बात समझ में आ गई है कि ये तमाम लोग जो इस वक्त एमक्यू पाकिस्तान की लीडरशिप है, ये अल्ताफ हुसैन के नॉमिनीज थे। अल्ताफ हुसैन ने इनको 2013 में या पहले सेनेट में एमएनए एमपी लोगों को बनाया था। अच्छा, इन्होंने एक साल तो ये गुजारना, 2017 रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कराची के हालात बदल गए हैं। अब कराची में जो पहले का फियर और टेरर था अल्ताफ हुसैन का, वो उस तरह नहीं रहा। अब कराची में इलेक्शन के मामला भी बदले हैं। अब वो ठप्पा माफिया जो पहले 2-2 लाख वोट मिलते थे फारूक सत्तार को और एमक्यू के लोगों को, अब उस तरह बोरियों में जो है ना आईडी कार्ड जो जाके ठप्पे नहीं लगने लगे। कराची अब ओपन हो गया है और मैं समझता हूँ इस स्पेस को इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलिटिकल स्पेस जो मिल रही है पीटीआई को, ये करेंगे 2017 में। इससे तो जमात इस्लामी आप देखेंगे एक्टिव होगी। फिर जो कराची में जो रियल चेंज हम देख रहे हैं वो है पाकिस्तान राइट ऑफ कर रहे हैं एमक्यूएम को कंप्लीटली कराची से। ये हो भी सकता है सर? नहीं, एमक्यूएम का पाकिस्तान के फ्यूचर में एक अनसर्टन फ्यूचर देखता हूँ, क्योंकि उन पे इल्जामात बहुत हैं, वो टेंटेड है, उनका बैगेज बहुत है। इसका उनको जवाब देने दें। ये बड़ा आपने अहम एनालिसिस किया विक्रेता साहब। प्लीज रहमान सर, मैं एक बात सिर्फ जलसा आपका था प्रॉमिसिंग जी, आपने देखा फ्राइडे को जो जलसा हुआ, मैं देखिए पहले दोनों मैं जवाब दूंगा। पहले मैं अभी जी NA 240 पहले जो ये आज 2 दिन पहले 30 दिसंबर को जो जलसा हुआ, उसमें कराची वालों ने साबित कर दिया कि कराची का मैंडेट उनके इख्तियार में है, उनके हाथ में है। वो जिसे चाहेंगे अपनी लीडरशिप देंगे, अपना नुमाइंदा बनाएंगे। देखिए 25 दिसंबर को जो पीटीआई का जलसा हुआ था मज़ार कायद पे, तो फिर वो मैंडेट तो उसके बाद आप नहीं, जलसे के बाद क्या हुआ वो भी याद कर लीजिए ना। अच्छा, दूसरी बात ये ठप्पा माफिया के लिए कहा, मैं दोनों अपने मोहतरम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ब्रिगेड साहब की बहुत इज्जत करता हूं कि इमरान इस्माइल साहब का NA 246 में रेंजर अंदर, रेंजर बाहर, रेंजर ऊपर, रेंजर नीचे, आगे पीछे, सब चीज बंद, आईडी कार्ड लाएं दिखाएं। उसके बाद क्या हुआ? उसी रेशो से जो पहले थे 96,000, अच्छा आगे आ जाए, माइनर अल्ताफ हुसैन की जो बात है आज डिक्लेयर हो गया, सबके सामने आ गया कि एमक्यूएम बहुत सी हो जाएं, लेकिन जो जमात रिप्रेजेंट कर रही है, अभी तक जितने मुंतखब ओहदेदार, जिम्मेदार जो लोग हैं, वो सब एमक्यूएम पाकिस्तान में हैं और एक ही जगह पर है। देखिए अभी भी तो देखे ना, साथ हैं, टूटकर कहां गए? सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को ड्राई क्लीनिंग मशीन में गुजारा वही गए, बाकी सारे वहां मौजूद हैं। दूसरी बात, आज जो नजर आ रहा है
कि सिर्फ और सिर्फ MQM पाकिस्तान वही सामने आ रही है। अदरवाइज आप देखिएगा अभी आएगा ना जलसा तो पता लग जाएगा आपका। इसके ऊपर ऑब्वियसली फवाद चौधरी का पीटीआई का तो सुन लीजिएगा ना, उन्होंने आज तक कितने वोट लिए जितने 2013 में लिए थे उस हिसाब से भी नहीं वोट लिए। जरूर सुनिए ख्वाहिशात उनकी जरूर है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ दो बातें। पहले ये है कि देखें ये जितने बड़े बड़े साने हुए हैं, साने बल्दिया, ये जिनके पहले भी मैंने नाम लिए, ये कराची के अवाम में बात समझ गए कि कैसे की मौजूदा लीडरशिप में जो खून का खेल खेला, आपके ख्याल में कराची के लोग उनको माफ कर देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी चीज लेकिन इल्जामात लगाने का भी नहीं है, अदालतें मौजूद है, आपने फैसला नहीं करना, मैंने फैसला नहीं करना, अदालतों को फैसला कर देंगे और जो जिस चीज में इन्वॉल्व है उन पर जरूर आप सब कुछ करें। लेकिन जो सियासी कारकुन है, MQM के सियासी कारकुन है, उन पर सारा नजराना और इल्जाम दर इल्जाम की सियासत